आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इसे हम वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मनोवैज्ञानिक गुण किसे कहते हैं उसे समझ पाएंगे। इसके अलावे मूल्यांकन जब हम मनोवैज्ञानिक गुणों का करते हैं तो उसमें किस प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी विधियां इसमें इस्तेमाल होती हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, इससे क्या अर्थ निकलता है, और चुनौतीग्रस्त एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। अलग अलग संस्कृतियों में बुद्धि किस प्रकार होती है या बुद्धि का अर्थ किस रूप में दिया जाता है ये समझ पाएंगे। तथा बुद्धि एवं अभिक्षमता, ये दोनों चीजें क्या हैं, इनमें किस प्रकार के अंतर हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग इस चैप्टर में और देखें कि हम क्या समझ पाएंगे, तो अगर हम ये कहें कि हम अगर किसी व्यक्ति का प्रेक्षण करते हैं, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, तो हम उसके प्रत्यक्षण करने यानी वह किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करता है, किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार चिंतन करता है, और वह अपने विभिन्न कामों को, विभिन्न कृतियों को यानी विभिन्न कार्यों को कैसे निष्पादित करता है, ये हम समझ पाएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं वो किस प्रकार से हमें जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। ये अगर भिन्नता होती है तो ये भिन्नता कैसे आती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, और इन भिन्नताओं का हम मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। गाल्टन जो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उस समय से ही व्यक्तिगत भिन्नता मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र रहा है, और इस अध्याय के माध्यम से हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में कुछ बातों से परिचित होंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक गुण, इसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि मनोवैज्ञानिक गुण से क्या अर्थ निकलता है। परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक गुणों में एक बुद्धि महत्वपूर्ण एक विषय है, जिसपे मनोवैज्ञानिक इस पे काफी रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए आपको एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुण है। लोग एक दूसरे से किस प्रकार जटिल विचारों को समझने में या अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने में, अनुभव से सीखने, विविध प्रकार की तर्कनाओं में व्यस्त होने एवं विविध बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की योग्यता में कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस चैप्टर में मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसे समझने का प्रयास करें। इसको इंग्लिश में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग में जानते हैं। ह्यूमन फंक्शनिंग कार्य करने का मनुष्य अपने किन कार्यों में किस रूप में अलग अलग होता है, कैसे उसमें भिन्नताएं होती है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जिससे मनुष्य भी शामिल है, उनमें समान ढंग की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम अपने इस पृथ्वी पर लगभग तमाम कुछ न कुछ अंतर पाते हैं। अगर सारी दुनिया एक जैसी हो जाए तो इस दुनिया की जो खूबसूरती है वो मिट जाएगी। प्रत्येक चीज में जो भिन्नताएं हैं वो अपने आप में कहीं न कहीं उन चीजों को खूबसूरत बनाती हैं। मनुष्य, इसमें भी हम कई प्रकार की भिन्नताओं को पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें हम अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विशेषकों को देखते हैं। विशेषक कहने का अर्थ होता है ट्रेट्स, यानी कई प्रकार के उसमें गुण सम्मिलित होते हैं, सम्मिश्रित होते हैं, और वह विभिन्न प्रकार के गुणों का एक सम्मिश्रण होता है। विचलनशीलता या विभिन्नता जब हम कहते हैं, इसका अर्थ होता है वेरिएशन, यानी किसी भी चीज में बदलाव। विचलनशीलता या विभिन्नता यानी प्रत्येक चीज अपने आप में कहीं न कहीं वेरिएबल होती है, उसमें हम कई प्रकार के परिवर्तन पाते हैं। और यह जो एक तथ्य है विचलनशीलता, वो एक प्राकृतिक तथ्य है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विचलनशीलता होगी ही होगी। हम किसी भी दो व्यक्ति को एक जैसा नहीं बना सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ अंतर होगा ही। अगर विचलनशीलता की बात करें तो हमें विचलनशीलता कई रूपों में दिखाई देती है, विभिन्नता कई रूपों में दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य रूप से
हम शारीरिक विशेषताओं में कई लोगों में भिन्नताएं पाते हैं। किसी के कद में अंतर होता है, किसी के वजन में होता है, किसी की ताकत यानी शक्ति में होता है, और उसके बालों के रंग में होता है। आप किसी भी दो व्यक्तियों को अगर देखें तो उनके शारीरिक बनावट में आपको कई प्रकार की भिन्नताएं दिखाई देंगी। परंतु मनोविज्ञान का जो विषय होता है वो मनोवैज्ञानिक गुणों से संबंधित हम भिन्नताओं पर जोर देते हैं। तो इस रूप में अगर हम कहें तो मनुष्य में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी कई रूपों में भिन्न रूप में पाई जाती हैं। जैसे कोई कम बुद्धिमान हो सकता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, कोई प्रभावी होता है, कोई विनम्र होता है, कोई उदंड होता है। कई प्रकार के आपको लोग मिल जाएंगे। कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा सृजनशील यानी क्रिएटिव होते हैं, कुछ में क्रिएटिविटी बहुत ही कम होती है। देखें तो मनुष्य में कई प्रकार की भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। और तो और अगर किसी मनुष्य में एक ही विशेषक की बात करें तो उनमें उसकी मात्रा भी जो होती है वो कहीं न कहीं अलग होती है। विशेषकों की मात्राएं भी अलग होती हैं। अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को दो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात करें तो हो सकता है उसमें किसी में कम और किसी में ज्यादा होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में अद्वितीय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न विशेषकों के विशिष्ट सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करता है। विभिन्न विशेषकों के विशिष्ट सम्मिश्रण कहने का अर्थ यह है कि उसमें जो गुण होते हैं वो अलग अलग मात्रा में विद्यमान होते हैं। इस कारण से जो कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है, क्योंकि उसके जो गुण हैं वो अलग अलग प्रकार के उसमें सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। तो यही जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों भिन्न होता है, मुख्य रूप से मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर आपका एक परिभाषा बन जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। आप कभी भी कोई भी विषय पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, जहाँ कहीं भी आपको मोटे काले अक्षर दिखाई दें उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। वो तथ्य हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, यहाँ पर आप इसका परिभाषा देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के लिए या मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं, यानी मनुष्य में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं तथा उनके व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता। यहाँ वैशिष्ट्य कहने का अर्थ यह है कुछ स्पेशल, उसके व्यवहार में हम कुछ स्पेशल चीज देखते हैं। कोई बहुत ज्यादा हंसमुख रहता है, कोई बहुत उदास चेहरे वाला होता है। अलग अलग तरह के लोगों के हमें विशिष्टताएं दिखाई देती हैं। और तो और उसमें विचलनशीलता भी हमें दिखाई देती है, यानी वो परिवर्तित होता रहता है, वेरिएबल होता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता आप यहाँ से इसको ये परिभाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल भी आते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं से क्या समझते हैं, 2 नंबर का सवाल आ सकता है। अब सवाल बनता है कि ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो क्यों होती हैं। तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिकों का मुख्य रूप से 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो व्यक्तिगत विशेषकों के कारण होती हैं। व्यक्तिगत विशेषक यानी जो आप में गुण है, किसी का हंसमुख स्वभाव होना, किसी का कुशाग्र बुद्धि होना, ये उसके विशेषक हैं। तो इस कारण से लोगों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। परंतु मनोवैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मानता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो मुख्य रूप से स्थितिवाद के चलते आती हैं। स्थितिवाद जिसे हम सिचुएशनलिज्म कहते हैं। स्थितिवाद कहता क्या है, ये सिद्धांत क्या बताता है, ये बताता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके विशेषक उसके व्यवहार को कम प्रभावित करते हैं, बल्कि वह उस समय किस स्थिति में है वो ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अगर व्यक्ति है तो फिर भी वह उसके जो अगर उससे कोई वरीय पदाधिकारी उसके आसपास हो या उससे कोई बड़ा हो तो उसका जो व्यवहार हो जाता है विनम्र होता है। ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं कोई उदंड बालक भी है, परंतु वो अगर अपने माता पिता के पास रहता है तो उस स्थिति में वो अपना जो उसका व्यवहार है वो विनम्रता वाला ही दिखाता है, उदंड वाला नहीं दिखाता है। तो इस प्रकार से स्थितिवाद का ये मानना है कि जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो स्थिति से प्रभावित होता है, न कि व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होता है। इसी प्रकार कभी कभी स्थितियां इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं कि जो मनुष्य होता है वो अलग अलग, अगर जो व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न विशेषक भी रखने वाले लोग हैं फिर भी उनका व्यवहार समान हो जाता है। इस लाइन को आप ऐसे समझें कि अगर कोई
शादी ब्याह में कोई गया हुआ है, अगर वहाँ पे बहुत उदास व्यक्ति भी है तो वह गाना वगैरह सुनता है या कुछ इस तरह के म्यूजिक सुनता है तो भी वो उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान या शरीर में हरकत थिरकन होने लगती है। तो विभिन्न विशेषक रखने वाले ही व्यक्ति अगर स्थिति इतनी ज्यादा प्रबल होती है तो वह उसके अनुसार खुद को ढाल देता है। स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य में बाह्य कारकों के प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी मानता है। यानी स्थितिवाद कहता है कि मनुष्य के विशेषक कम प्रभावी होते हैं, बल्कि जो उसका स्थिति होता है, वह जिस स्थिति में होता है वो उस पर कहीं न कहीं उसके व्यवहार के लिए ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। अब दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का जो संबंध है वो बहुत ही सरल घटना जैसे किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। अब उद्दीपक और अनुक्रिया को आप ऐसे समझें, जैसे खाने की खुशबू अगर आती है तो आपके जीभ से पानी टपकना, कुछ ऐसा, कोई ऐसे खाने का व्यंजन का नाम सुनिए कि आपको उसके खाने की इच्छा करने लगे, तो वहां पर खाना जो है वो उद्दीपक हो गया और जो आपकी इच्छा है उसके प्रति अनुक्रिया हो गई। तो मनोवैज्ञानिक गुण बहुत सरल घटनाओं से भी संबंध रखता है और बहुत अधिक व्यापक संप्रत्यय, यानी जैसे मनुष्य के जो गुण है जिसको हम ट्रेट्स बोलते हैं, विशेषक, वो प्रसन्न है तो क्यों है, इस प्रकार की चीजों को हम मनोवैज्ञानिक गुणों में शामिल करते हैं। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि मनोवैज्ञानिक गुण असल में है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी एक परिभाषा आप यहाँ से बना सकते हैं कि मापन करने योग्य समस्त मनोवैज्ञानिक गुणों को परिभाषित करना तो थोड़ा सा कठिन कार्य है, फिर भी मनोवैज्ञानिक गुण वो हैं जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा मनुष्य का गुण जिसका मनोवैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, असल में हम उसे मनोवैज्ञानिक गुण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन किसे कहते हैं ये आपको जो भी यहाँ से यहाँ तक ये आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। यानी मूल्यांकन करने का अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जा सकता हो और उसके गुणों की तुलना की जा सकती है। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अनौपचारिक मूल्यांकन और दूसरा औपचारिक मूल्यांकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी 2 नंबर का सवाल बन सकता है कि औपचारिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है, मानकीकृत होता है, व्यवस्थित रूप में होता है। उसी प्रकार अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है वो अगर व्यक्ति बदल जाए और स्थान बदल जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको अनौपचारिक मूल्यांकन और औपचारिक मूल्यांकन ये 2 नंबर का सवाल बन सकते हैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं, अगर ये 5 नंबर का सवाल बनता है तो आपको ये परिभाषा देते हुए मूल्यांकन के रूप यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन ये भी आपको बताना होगा, और मूल्यांकन से हम क्या हासिल कर पाते हैं, क्या समझ पाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, मूल्यांकन असल में हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों का पूर्व कथन करने में मदद करता है। हम अगर किसी का मूल्यांकन कर लें और उस मूल्यांकन से हमें पता चले कि यह जो बच्चा है बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है, और अगर हम उसे कोई गणित का सवाल बनाने को दें तो हम यह पूर्व कथन कर सकते हैं कि यह बच्चा इस सवाल को हल कर लेगा। तो मूल्यांकन जो होता है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार के पूर्व कथन करने में हमारी मदद करता है। उसी प्रकार मूल्यांकन किए जाने से किसी गुण का मूल्यांकन करते हैं तो किस चीज का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, किस गुण का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। हम उसकी बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, उसकी अभिक्षमता का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं हम अलग अलग, हमारा उद्देश्य क्या है, हम उसे अगर स्टूडेंट का किसी का मूल्यांकन करना है तो हम उसे पढ़ाई की रुचि उसमें है या नहीं, उसकी बुद्धि कैसी है, ये मूल्यांकन करते हैं। परंतु अगर हम किसी को नौकरी देते हैं तो हम इस बात का ध्यान देते हैं कि वह इस नौकरी को करने में सक्षम होगा कि नहीं। किसी अगर मजदूर को काम देते हैं तो हम उसकी शारीरिक क्षमता का आकलन करने का प्रयास करते हैं कि वह इस काम को कर पाएगा या नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या है ये निर्भर करता है मूल्यांकन के लिए। तो इस प्रकार व्यक्तियों की जो योग्यताएं होती हैं, व्यवहार, व्यक्तिगत गुण, इन सभी का हम मनोवैज्ञानिक रूप में मापन कर सकते हैं, और इन मापन के लिए कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र। इसे हम अगले क्लास में समझने का प्रयास करें।